हेलो everyone, I welcome you all at अधिष्ठाना इसमें आपका स्वागत है। सो दिस इज क्लास फॉर यूपीएससी सीएसई करंट अफेयर्स। ठीक है, और 1.5 ईयर करंट अफेयर्स के अंदर हम पिछले 1.5 साल का करंट अफेयर्स आपको पढ़ाते हैं, जिससे कि आपकी प्रीलिम्स 2025 की टेंशन खत्म हो जाए। राइट। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। दिस इज क्लास नंबर 67 क्लास है ये, और हम इसको डिटेल के अंदर कुछ टॉपिक्स के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। बट बिफोर स्टार्ट आई वांट टू लेट यू नो दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बैच ऑन द फिलोसफी ऑप्शनल। दिस बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 15th जून। 15th जून से बैच स्टार्ट होगा बच्चों। साल में एक ही कोर्स होता है इसका फिलोसफी का। ठीक है, हम बार बार में बैच नहीं करते, बिकॉज में बहुत मेहनत लगती है इस बैच के अंदर। ठीक है, बिकॉज के अंदर आंसर राइटिंग से के साथ साथ सारे वो फीचर्स हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड है। राइट। तो इसके अंदर हम कंप्लीट कवरेज ऑफ कोर्स विल बी प्रोवाइड, कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस विल बी प्रोवाइडेड टू यू। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। डिटेल कंप्लीट नोट्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू, है ना। कंप्लीट नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके अंदर फिर आपको कोई बुक्स और कुछ भी देखने की, बाहर से देखने की जरूरत नहीं है। एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। वन स्टॉप सॉल्यूशन समझते हो? कि एक ही स्टॉप है, वहीं पर सॉल्यूशन है। उसके अलावा कहीं और स्टॉप्स आपको नहीं जाने हैं। ठीक है, तो वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जिसके अंदर आंसर राइटिंग जो होगी वो अलग लेवल की आंसर राइटिंग होगी, जिसके अंदर आपको स्पेशल आंसर राइटिंग प्रोग्राम विल बी प्रोवाइडेड टू यू। ठीक है, बुकलेट प्रोग्राम विल बी प्रोवाइडेड टू यू, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्पेशल आंसर राइटिंग के अंदर बुकलेट प्रोग्राम है, वीकली टेस्ट है, और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है। टेक्निक मतलब जनरली क्या होता है कि आपको जैसे कोई आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया तो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट दिया जाएगा। ठीक है, और कहा जाएगा कि भाई आंसर राइटिंग बाद में कराएंगे। राइट। ये बाद में कराएंगे वाला है ना, कॉन्सेप्ट बड़ा ही आपके लिए एक तरह से स्कैम वाला कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, बाद में कराएंगे आपकी आंसर राइटिंग। बट यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे डेली आंसर राइटिंग के ऊपर फोकस करेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट। डेली आंसर राइटिंग क्लास विल बी प्रोवाइडेड टू यू। ठीक है, स्टार्टिंग के मतलब जो क्लासेस जो होंगी वो 7 से लेकर 9 बजे तक होगी। ठीक है, सुबह। और 7 से लेकर 9 बजे तक होगी शाम को। ठीक है, दो क्लासेस होंगी दिन में ऑप्शनल की, और हम इसके अंदर बहुत बहुत आराम से ऑप्शनल सब्जेक्ट को कवर करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे और भी फीचर्स हैं। ग्रुप डिस्कशन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ग्रुप डिस्कशन ऑफ एवरी टॉपिक विल आल्सो बी देयर। ठीक है, अभी 31 जनवरी से पहले जो भी इसके अंदर एनरोल करेगा, दैट स्टूडेंट विल गेट 30% डिस्काउंट। ठीक है, 31 जनवरी से पहले जो भी एनरोल कर रहे हैं 30% डिस्काउंट मिलेगा। इसके बाद इसका फुल कोर्स जो होगा वो आपको प्रोवाइड करा जाएगा। फुल कोर्स का फीस जो है 25,000 रुपीज़ है। राइट। अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं तो 30% ऑफ आपको मिल जाएगा। राइट। चलिए, 30% ऑफ फिलोसफी ऑप्शनल का कोर्स। ठीक है, इसके बाद प्लीज, इसके बाद ध्यान रखें 31 जनवरी के बाद आपको 30% ऑफ नहीं मिलेगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इसके बाद में से आप रिक्वेस्ट करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। 30% ऑफ जो मिलेगा वो आपको सिर्फ 31 जनवरी से पहले मिलेगा। राइट। चलो, राज्यसभा पासिस बिल टू अमेंड द वाटर एक्ट, डिक्रिमिनलाइज माइनर पॉल्यूशन लिंक्ड क्राइम्स। ठीक है, इसको वाटर एक्ट को हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। वाटर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, यूपीएससी के अंदर वाटर एक्ट जो है काफ़ी पुराना एक्ट है, 1974 के अंदर बना हुआ एक्ट। ठीक है, तो इस एक्ट के बारे में हमको समझना पड़ेगा थोड़ा सा पहले। राइट। तो देखो, वाटर जो होता है, पानी, पानी जो होता है दैट इज ए स्टेट सब्जेक्ट। ओहो, ओ माय गॉड, स्टेट सब्जेक्ट है। ओके, पर स्टेट सब्जेक्ट है तो उस पर सेंटर कानून नहीं बना सकता। ठीक है, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 252 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुना तो होगा ही आपने। 252 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेंटर स्टेट रिलेशन में पढ़ाया जाता है कि अगर दो या दो से ज्यादा स्टेट, दो या दो से ज्यादा स्टेट ऐसे बोल दे कि साहब हमसे ना बन रहा है कानून, है ना, हमारे सब्जेक्ट पे आप बना दो, आप बना दो, हम फॉलो कर लेंगे। तो स्विट्स क्या होता है, सेंटर 252 आर्टिकल के अंदर अगर दो स्टेट या दो से ज्यादा स्टेट रेजोल्यूशन पास करते हैं कि हमसे कानून नहीं मिल रहा, आप कानून बना दो प्लीज। ठीक है, तो क्या होता है, सेंटर इसके ऊपर कानून बना देता है। तो सेंटर कुछ कानून लेजिस्लेशन इसके ऊपर बना देता है, फिर ये स्टेट तो फॉलो करेंगी इसको, क्योंकि इन्होंने तो बोला ही है। और इसके अलावा दूसरी स्टेट्स जो हैं वो भी इसको फॉलो कर सकती हैं। राइट। पर कोई भी स्टेट इस लेजिस्लेशन के अंदर चेंज नहीं कर सकती है। ये लेजिस्लेशन ऐसा ही रहेगा, कानून ऐसा ही रहेगा, स्टेट्स को फॉलो कर सकती है। ठीक है, तो 252 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द फेडरलिज्म टॉपिक, सेंटर स्टेट रिलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर ये एक्ट बना है, तो वाटर एक्ट जो बना है वो 252 आर्टिकल के अंदर बना है, ये ध्यान रखिएगा, इस पे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब 252 आर्टिकल के अंदर इस तरह से बना हुआ है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। वाटर इज प्राइमरली स्टेट सब्जेक्ट एंड अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और अगर हम देखें 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है, तो इस पे फिर सेंटर ने कैसे कानून बना दिए, कि कानून तो सेंटर ने बनाया, सेंटर ने कानून बनाया। आर्टिकल 252, आर्टिकल 252 एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट को, मतलब सेंटर को, सेंटर कैन लेजिस्लेट ऑन द मैटर रिलेटेड टू द स्टेट ऑन द स्टेट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो भाई, दो या दो से ज्यादा स्टेट
अगर रेजोल्यूशन पास कर देते हैं अपनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कि भैया हमसे ना हो पा रहा है, आप एक ऐसा कानून बनाओ जिससे कि हम क्या करें, उसको फॉलो कर ले, तो ये हो सकता है, ठीक है, कानून बन सकता है। इसी के अंदर वाटर एक्ट बना है। दिस अप्लाइज लॉज टू द स्टेट दैट पास द रेजोल्यूशंस एंड कैन आल्सो अप्लाई टू द अदर स्टेट इफ दे चूज टू अडॉप्ट देम, ठीक है। तो जब ये बना था वाटर एक्ट, तो 25 स्टेट्स ने इसको एक तरह से अपने यहाँ पर एप्लीकेबल, मतलब यहाँ पर इसके अंदर स्टेट्स के अंदर अप्लाई कर लिया था, राइट। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द वाटर पॉल्यूशन। किस लिए? देखो, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द पॉल्यूशन, पूरा नाम देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, उसके लिए ये एक्ट बनाया गया था। तो इसके अंदर दो बॉडी बनाई गई, एक तो है सीपीसीबी, ठीक है। तो सीपीसीबी बॉडी कहाँ से बनी, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, वाटर एक्ट के अंदर से बनी है। और एक है एसपीसीबी। सीपीसीबी क्या है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। और एसपीसी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, राइट। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्पेस स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये दो बॉडी इसके अंदर बनाई गई, राइट। अब ये क्या होगा, ये तो पूरा रेगुलेट करेगा सेंटर वाले डायमेंशन को, ठीक है, और ये रेगुलेट करेगा, ठीक है। और स्टेट पॉलिसी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो होगा वो रेगुलेट करेगा स्टेट की डायरेक्शन को, राइट। तो अब सीपीसीबी क्या है, एसपीसीबी क्या है, ये किसी और दिन आपको पढ़ा देंगे, राइट। अभी यहाँ पर देखो, रेगुलेटरी बॉडी क्रिएटिंग ऑफ सीपीसीबी। अगर आपसे पूछा जाए सीपीसीबी कहाँ से बना, तो वाटर एक्ट, आप अगर नहीं आता होगा तो वाटर एक्ट अपन जन्म में नहीं सोच पाओगे वाटर एक्ट से बना होगा, ठीक है। तो सीपीसीबी इज फॉर्म फ्रॉम द वाटर एक्ट, ठीक है। एंड स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड, ये स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो स्टेट्स के अंदर स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होगा, सेंटर के अंदर सेंटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होगा, ठीक है। चलो, इतना समझ में आ रहा है। अब इसके अंदर ये वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट यहाँ पर था, ठीक है। इसके अंदर है ना कुछ अमेंडमेंट्स करे गए हैं, ठीक है। क्या अमेंडमेंट्स करे गए ये अपन इसके अंदर समझते हैं। सबसे पहले आप ये देखो, ये टेबल देखो, इस टेबल को समझ डाला तो लाइव जिंगल आला, ठीक है। कैसे? देखो, चेयरमैन ऑफ एसपीसीबी, जो स्पेस स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन था ना, वो वाटर एक्ट के अंदर क्या था ये हम बताएंगे, और अभी उसके अंदर क्या अमेंडमेंट कर दिया ये हम आपको बताएंगे। पहले क्या था, अब क्या, पहले और फिर बाद में, ठीक है ना। तो पहले और बाद में, जैसे आपने फोटो देखी होगी ना, एक मोटा सा आदमी है, ठीक है, पहले, और फिर एडवर्टाइजमेंट में वो बाद में पतला सा सीकड़ा सा हो जाता है, ठीक है। बीच में कोई दवाई होती है या फिर कुछ एप्लीकेशन होती है, ठीक है, कि वेट लॉस करने का, राइट। तो ये पहले वाला है और ये बाद वाला है, समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो, चेयरमैन ऑफ एसपीसीबी, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन पहले नॉमिनेट किया जाता था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि ना भैया ना, ये स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाला जो पर्सन होगा, चेयरपर्सन होगा, दैट विल बी डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस के अंदर हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रिस्क्राइब, एक प्रिस्क्राइब करेगी कि किस तरह से आपको नॉमिनेशन करना है, इन टर्म्स एंड द कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ द चेयरपर्सन। तो मतलब चेयरमैन क्या होगा, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का भी एक तरह से सेंटर के हाथ में ही होगा, राइट। नेक्स्ट इज द एक्ट एम्पावर, पहले पहले ये वाला स्टेज, ठीक है। पहले वाले में, पहले वाले एक्ट के अंदर अमेंडमेंट से पहले ये था कि एक्ट एम्पावर द स्टेट गवर्नमेंट टू एग्जाम सर्टेन कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रियल प्लांट्स फ्रॉम द रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द न्यू आउटलेट्स एंड द डिस्चार्ज। क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर थी कि वो कुछ इंडस्ट्रियल प्लांट्स को इसकी एम्बिट से बाहर रख सकती थी, कि तुम वाटर पॉल्यूशन करो, मस्ती से करो, ठीक है। स्टेट आर एम्पावर्ड टू इशू गाइडलाइंस ऑन द मैटर रिलेटेड टू द ग्रांट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनी इंडस्ट्री। ये सब पहले स्टेट कराया जाती थी। अब यहां पर क्या हो गया, इट स्पेसिफाइड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद सीपीसीबी में एग्जाम्प्ट सर्टेन कैटेगरी ऑफ द इंडस्ट्रियल प्लांट्स फ्रॉम ऑब्टेनिंग सच कंसेंट, ठीक है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगा उसने इसको भी ले लिया, राइट। इट एड्स दिस सेंट्रल गवर्नमेंट में इशू गाइडलाइंस, वो गाइडलाइंस पहले स्टेट इशू करता था, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्टेट ही एग्जाम्ड भी जो करता था, किसी इंडस्ट्रियल प्लांट को एग्जाम करना हो वो स्टेट को करना होता था। तो यहाँ पे तो सेंटर को करना हो, राइट। फिर पेनल्टी फॉर ऑफेंसेस, पेनल्टी फॉर ऑफेंसेस, इट प्रिस्क्राइब इम्प्रिजनमेंट। पहले तो जेल हो जाती थी, 6 साल की जेल, ठीक है। फॉर डिस्चार्ज ऑफ पॉल्यूटिंग मैटर, अगर मान लीजिए तुमने कोई पॉल्यूटिंग मैटर जो है, ठीक है, वो डाल दिया ओशन के अंदर, ठीक है, यमुना के अंदर, यमुना का इश्यू चल रहा है ना अभी, तो आपको जेल हो जाएगी 6 साल की। अब यहाँ पर बोला गया है कि ना 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 भैया, जेल नहीं करेंगे आपको, आपको थोड़ा पेनल्टी देना पड़ेगा, देन इट्स ऑल ओके, ठीक है। तो पेनल्टी 10,000 से 15 लाख के बीच की पेनल्टी होगी, और उसके बाद टाटा बाय बाय, बस इतनी सी कहानी। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विल बी डीम गिल्टी फॉर द ऑफेंसेस कमिटेड बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। पहले ऐसा था कि जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता था ना, वो गिल्टी होता था अगर वो कोई ऑफेंस कर रहा है, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा कोई ऑफेंस हो गया, ठीक है, तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट विल बी गिल्टी, ठीक है। बट द एक्ट स्पेसिफाई दैट द हेड ऑफ डिपार्टमेंट विल बी रिक्वायर्ड टू पे पेनल्टी इक्वल टू द 1 मंथ सैलरी। हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो होगा वो क्या करेगा, एक तरह से
1 मंथ की सैलरी का अपना पेमेंट कर देगा, देन इट्स ओके, ठीक है भैया, जेल वेल नहीं होगी कोई इस तरह से। तो यहाँ पर देखो इसकी पेनल्टीज को क्या है, रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है, पेनल्टीज हैज बीन रिड्यूस्ड, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया सबको। अब देखो यहाँ पर कुछ बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मॉनिटरिंग डिवाइस है, वाटर पॉल्यूशन मॉनिटरिंग डिवाइस, उसके साथ मॉनिटर कुछ टेम्परिंग आपने कर दी तो 10,000 से 15 लाख रुपए का होगा, ठीक है। यहाँ पर पेनल्टी देना पड़ेगा। एजुकेटिंग ऑफिसर, यहाँ पर देखो एजुकेटिंग ऑफिसर कौन डिसाइड करेगा कितना देना है, 10 लाख देना है कि 15,000 देना है कि 20,000 देना है कि 5 लाख देना है कि क्या देना है, देना कितना है। द एक्ट अलाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट जुडिशियल एडजुडिकेशन ऑफिसर्स टू डिटरमाइन पेनल्टीज अंडर द एक्ट, ठीक है। द ऑफिसर मस्ट बी ऑफ लेवल ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट का सेक्रेटरी होना चाहिए, राइट, इस लेवल का होना चाहिए जो ये डिसाइड करेगा भाई कितना पैसा देना है, ठीक है। फिर पेनल्टीज इम्पोज बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर विल बी क्रेडिटेड टू द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फंड, ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फंड के अंदर जाएंगी वो सारी पेनल्टीज एस्टेब्लिश अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। अपील कर सकते हैं, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ड बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर मे बी मेड बिफोर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स आफ्टर डिपॉजिटिंग 10% पेनल्टी ले, ठीक है। इसके बाद अपील भी कर सकते हैं, आप अपील भी कर सकते हैं, है ना, कि जो पेनल्टी है उसका मान लो 10,000 रुपए की पेनल्टी आपको देनी है, 10,000 रुपए का 10% करो, ठीक है, 1,000 रुपये आ गया, 1,000 रुपये पेनल्टी आप दोगे। और उसके बाद आफ्टर डिपोजिंग पेनल्टी उसके बाद आप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंदर कर सकते हैं कि साहब मेरे ऊपर बहुत सारा केस लगा दिया इन्होंने, 10,000 रुपये का, मैं कहाँ से लाऊंगा पैसा, अपील कर सकते हो मतलब, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो करंटली द वाटर अमेंडमेंट एक्ट जो है अभी दो स्टेट्स ने अप्लाई कर लिया है अपने अंदर, हिमाचल प्रदेश एंड राजस्थान ने, ठीक है, एंड यूनियन टेरिटरीज के ऊपर तो आ ही जाता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। चलो अब एक गल्फ ऑफ एडन भी न्यूज में थी, ठीक है। तो गल्फ ऑफ एडन क्या है ये मैं आपको इसके अंदर समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो ये रेड सी है और ये अरेबियन सी है, इनके बीच में आप देख रहे हैं रेड सी से निकलते हुए एक नहरों सा बेंड है, ठीक है। दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज गल्फ ऑफ एडन, ये गल्फ ऑफ एडन है, यहाँ से निकल के ये जो जा रहा है, ठीक है, इस पॉइंट मतलब ये पॉइंट निकल कर फिर जहाँ पे खुल रहा है ना, दैट इज द गल्फ ऑफ एडन, ये गल्फ ऑफ एडन, राइट। तो ये जो चीज है दैट इज द गल्फ ऑफ एडन। गल्फ ऑफ एडन मतलब दो सी को जोड़ने वाली, अरेबियन सी और रेड सी, इनको जोड़ने वाली बॉडी है, दैट इज नोन एज गल्फ ऑफ एडन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। तो इसके ऊपर अब क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं ये समझते हैं अपन। चलो इट इज एक्सटेंशन ऑफ द इंडियन ओशन सिचुएटेड बिटवीन द अरेबियन पेनिनसुला टू द नॉर्थ एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट टू द साउथ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लो कि ये एक तरह से क्या है, ये एक तरह से एक्सटेंशन है इंडियन ओशन का, ठीक है, ये इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन का एक्सटेंशन है ये, राइट। दिस इज एक्सटेंशन ऑफ इंडियन ओशन, ठीक है। सिचुएटेड विद अरेबियन पेनिनसुला टू द नॉर्थ, ठीक है। अगर हम देखेंगे ऊपर अरेबियन पेनिनसुला है, ठीक है, नॉर्थ के अंदर, ठीक है, और नॉर्थ एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट टू द साउथ, और नीचे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, सीधे बात है, ठीक है। ये अरबियन पेनिनसुला होता है अरब कंट्रीज का जो होता है पेनिनसुला, दैट इज नोन एज अरेबियन पेनिनसुला, ठीक है। ये अरब कंट्री सऊदी अरेबिया, ओमान, यमन, कतर, ठीक है, और ये सारी कंट्रीज जो होती है, राइट। अब देखो भाई, ऊपर अरेबियन पेनिनसुला, नीचे अरेबिया, सॉरी, नीचे जो है अफ्रीका, ये समझ में आ रहा है, बीच में गल्फ ऑफ एडन, इज दिस क्लियर। पहला पॉइंट तो ये याद रख लोगे, इंडियन ओशन का एक्सटेंशन है ये अपन समझ लिए, ठीक है। कह सकते हैं अरेबियन सी और रेड सी के बीच में बॉडी है, ठीक है, दैट इज नोन एज गल्फ ऑफ एडन, ठीक है। अब थोड़ा ऊपर चलें, कौन सी कंट्री वाइज चलें, ये तो ऊपर ऊपर से देख लिया, ये अरब पेनिनसुला हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। और ये हो गया एक तरह से अफ्रीकन अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट हो गया, तो उनके बीच में गल्फ ऑफ एडन आ गया, राइट। अब देखो भाई, अब आगे चलो, ऊपर कौन है, यमन, यस सर, और नीचे सोमालिया। ऊपर यमन नीचे सोमालिया, गल्फ ऑफ एडन के ऊपर जो है यमन है और नीचे सोमालिया है, ठीक है। सोमालिया, राइट, और ऊपर यमन, ठीक है, ऊपर मैन है, बीच में गल्फ ऑफ एडन है, ठीक है, और नीचे सोमालिया है, राइट। सोमालिया, सोमाली, सोमाली उसकी गर्लफ्रेंड थी पहले, है ना, किसकी गर्लफ्रेंड थी यार, सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमाली, ठीक है। ऊपर मैन सलमान, ठीक है, नीचे एक गल्फ ऑफ एडन, ठीक है, गुफा है, और उसके बाद फिर क्या है, सोमाली, राइट। इस तरह से याद कर लोगे, गल्फ ऑफ एडन, डैन से याद कर लो, डैन से, गुफा से, राइट। अरेबियन सी और रेड सी के बीच के अंदर है, ये भी याद कर लिया अपन ने, ठीक है। और हमने ये याद कर लिया इंडियन ओशन का एक्सटेंशन है, ठीक है ना भाई, समझ में आ रहा है। अच्छा,
अब ये देखो गल्फ ऑफ एडन के अंदर अगर साउथ में देखेंगे तो साउथ में एक सोकोट्रा नाम का आइलैंड है, ग्रुप ऑफ आइलैंड सोकोट्रा। ठीक है। अब इससे पूछा कि भाई तू कहाँ का है, तो इसने बोला मैं यमन का हूँ। तो साउथ के अंदर भी यमन का पार्ट है। आर यू गेटिंग दिस? है ना, नॉर्थ में तो है, साउथ में भी यमन का पार्ट है, सोकोट्रा आइलैंड है, राइट। और यहाँ पे आप सोमालिया देख ही रहे हैं। चलो भाई आगे अपन देखें, इसकी इस तरफ देखें, गल्फ ऑफ एडन की इस तरफ जाते हैं। गल्फ ऑफ एडन से हम इस तरफ, ओ भाई भिड़ गए बुरी तरह से। किससे भिड़े? जुबाइटी, जुबाइटी से भिड़ गए। तो जुबाइटी यहाँ पर दिख रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पे सोमालिया दिख रहा है, यहाँ पे यमन दिख रहा है, और यहाँ पे सोकोट्रा आइलैंड दिख रहा है। ठीक है। और रेड सी और अरेबियन सी के बीच का और इंडियन ओशन का एक्सटेंशन, सब कुछ बता दिया इसके अंदर, कुछ नहीं रहा। अभी देख लेते हैं। It is an extension of Indian Ocean. Yes, sir. बिल्कुल correct. Situated between the Arabian Peninsula to the north. Yes. And African continent to the south. ऊपर अरेबियन पेनिनसुला, नीचे अफ्रीकन। ठीक है सर। इट इज बाउंडेड बाय सोमाली, सोमालिया। ठीक है, सोमालिया कहाँ होगा? नीचे होगा। ठीक है, यमन ऊपर, बीच में खाई, डैन, एंड द सोकोट्रा आइलैंड्स ऑफ द साउथ टू द, ठीक है, यमन टू द नॉर्थ, एंड अरेबियन सी टू द ईस्ट, एंड जुबाइटी टू द वेस्ट। ले लो, हो गया पूरा। इट कनेक्ट द सोमालिया सी वाया द गुरदाफी चैनल एंड टू द रेड सी थ्रू द स्ट्रेट ऑफ बब अल मंदाब। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ बल बब अल मंदाब, तो मैं आपको बता देता हूँ ये स्ट्रेट। ठीक है, इसमें लिख भी रखा होगा यार, रुको जस्ट गिव मी सेकंड। बिल्कुल नहीं दिख रहा। ठीक है, ये स्ट्रेट है। ठीक है, ये स्ट्रेट ऑफ बब अल मंदाब। ठीक है, ये इस तरह से। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अभी जाएगा कैसे? ठीक है। It is bounded by the south by the Somalia and Socotra Island, ठीक है, north by the Yemen, Djibouti, ठीक है, और ये it in the west it narrows into the Gulf of तजोदोरा। ठीक है, नियर जुबाइटी, जुबाइटी के पास एक गल्फ ऑफ तजोदोरा होगा वेस्ट के अंदर। ये नैरो होती जाती है, नैरो हो रही है ना इस तरह से। ये देखो, यहाँ तो बहुत चौड़ी थी, ठीक, अब नैरो होती जा रही है। ठीक है, तो जुबाइटी के आसपास जाके नैरो हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे गल्फ ऑफ तजोदोरा होगा कुछ, है ना, तजोरा, 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 राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इट इज डिमार्केटेड बाय द अरेबियन सी बाय द हॉर्न ऑफ द अफ्रीका एंड सोकोट्रा आइलैंड, राइट। डोमिनेंट रिलीफ फीचर्स ऑफ द गल्फ टेरेन इज शेबा रिज, इसके अंदर शेबा रिज है, राइट, एन एक्सटेंशन ऑफ इंडियन ओशन रिज सिस्टम विच एक्सटेंड्स अलोंग द मिडल ऑफ द गल्फ। तो इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है आप इसके अंदर। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिकॉज रेड सी ऊपर से कुछ आ रहा है, यूरोप के अंदर से आ रहा है, तो वो एक तरह से आप देखेंगे कि रेड सी के थ्रू आएगा। ठीक है, रेड सी के थ्रू आ रहा है, रेड सी के थ्रू फिर भारत के अंदर आ रहा है, या एशिया के अंदर या अफ्रीका के अंदर आ रहा है। तो बहुत सारा ट्रेड इसके अंदर पास होता है। अप्रोक्सीमेटली around 10% of global seaborne petroleum and over USD 110 बिलियन इन इंडियाज ट्रेड पास थ्रू द गल्फ ऑफ एडन। ठीक है, गल्फ ऑफ एडन से ही पास होता है सब, राइट। नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज अवर ज्योतिर्मठ और जोशीमठ। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो बिकॉज जोशीमठ पिछली बार भी न्यूज के अंदर था। ठीक है, अब जोशीमठ का नाम चेंज करने के लिए बोला गया उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा कि साहब ये जोशीमठ की जगह हमको ज्योतिर्मठ कर दो, उसको ज्योतिर्मठ कर दो। ठीक है, तो सेंटर ने कहा ठीक है भैया, नो प्रॉब्लम, वी विल चेंज द नेम। ठीक है, और इस तरह से जोशीमठ का अब नाम ज्योतिर्मठ हो चुका है। ठीक है, चलो। जोशीमठ और ज्योतिर्मठ इज ए टाउन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड की चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये है, राइट। अब मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ, अगर आप जोशीमठ चले गए ना, जोशीमठ या फिर अभी ज्योतिर्मठ है, तो आपके लिए ये एक तरह से गेटवे है, चार जगह जा सकते हो आप, याद करवा देंगे अभी। एक तो बद्रीनाथ टेम्पल जा सकते हो, बद्रीनाथ टेम्पल। ठीक है, बद्रीनाथ टेम्पल जो चार धाम वाला बद्रीनाथ टेम्पल है ना, वही। ठीक है, एक हेमकुंड साहिब, हेमकुंड साहिब, हेमकुंड साहिब सिख लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हेमकुंड साहिब। ठीक है, एक अगर आप यहाँ पर मतलब ज्योतिर्मठ से फिर आप इस जगह चार जगह जा सकते हैं। एक तो बद्रीनाथ टेम्पल मैंने आपको बता दिया, ठीक है, हेमकुंड साहिब, और एक तरह से वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स, ये यूनेस्को हेरिटेज साइट है, वैली ऑफ फ्लावर्स। और एक जो है आप यहाँ पर जा सकते हैं, ओली, ओली एक तरह से टूरिस्ट प्लेस है, मतलब, है ना। तो जोशी मठ से आप, तो कैसे याद करोगे? जोशी नाम के बंदे हैं, जोशी। और जोशी से पूछा कि भाई आपका पूरा नाम बताओ, तो उसने बोल बद्रीनाथ। क्या नाम है? बद्रीनाथ, बद्रीनाथ जोशी। ओके। इनकी एक शौक था, क्या शौक था ये, है ना, एक कुंड में जाकर नहाते थे।
और नहाने से पहले ये क्या करते थे, कुंड में जाकर नहाते थे, नहाने से पहले उस कुंड के अंदर बहुत सारे फ्लावर्स डाल देते थे। ठीक है। बद्रीनाथ जोशी जब भी नहाने जा रहे हैं तो कुंड में जा रहे हैं और कुंड में बहुत सारे फ्लावर्स डाल दे रहे हैं। ओ माय गॉड सर, बड़ा ही रॉयल शौक है। हाँ, क्यों? फिर ये एक टूरिस्ट प्लेस है ओली, उधर जाते हैं। राइट। तो आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा एक बार, अगर थोड़ा सा थोड़ा सा भी दिमाग के अंदर स्ट्राइक कर गया ना और एग्जाम के वक्त, तो मुझे याद करोगे फिर आप। बद्रीनाथ टेम्पल, हेमकुंड साहिब, वैली ऑफ फ्लावर और ओली। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अगर हम देखें, ये देखो, इट इज द गेटवे ऑफ द बद्रीनाथ टेम्पल, हेमकुंड साहिब, वैली ऑफ फ्लावर एंड ओली। राइट। जो जोशी मठ और ज्योतिर्मठ जो है आदिर शंकराचार्य ने एस्टेब्लिश करा था नॉर्थ इंडिया के अंदर, इस तरह से ये बोलते हैं। उन्होंने 4 मठ बनाए थे। ठीक है, नॉर्थ। अब ये देखो, अब ये आप मेरे को बताओगे, मैंने कई बार पढ़ा रखा है ये। नॉर्थ में तो बना दिया जोशी मठ। अब ये बताओ, ईस्ट वेस्ट और साउथ के अंदर कौन से मठ उन्होंने बनाए थे? ठीक है, ईस्ट वेस्ट और साउथ के अंदर। राइट। ईस्ट वेस्ट और साउथ के अंदर कौन से मठ इन्होंने बनाए थे, ये आप मेरे को बताएंगे। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ तक अपन को क्लियर हो गया। राइट। अब यहाँ पर जोशीन मठ जो, अब यहाँ पर ऐसा बोला जाता है आदि शंकराचार्य ने ना एक गुफा भी बनाई थी। ओहो, गुफा बनाई थी और उस गुफा के अंदर बैठ के वो तपस्या करते थे। ठीक है, तो ज्योतिर्मठ इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो। राइट। चलो आगे चले अब हम यहाँ पर। ठीक है, चलो। तो इट वॉज एस्टेब्लिश बाय द आदि शंकराचार्य। द मठ हैज द टेम्पल ऑफ बद्री नारायण एंड राज राजेश्वरी देवी। ठीक है, बद्री नारायण और राज राजेश्वरी देवी के मठ के अंदर बहुत सारे टेम्पल हैं। आदि शंकराचार्य ने सेक्रेट केव है यहाँ पर, जहाँ पर उन्होंने तपस्या करी थी। अब आगे की कहानी सुनो, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर सुनो कि ये जो था ना, एक्चुअली यहाँ पर है ना, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो ज्योति मठ, ठीक है, इसके अंदर आप देखेंगे कट्यूरी डायनेस्टी थी, कट्यूरी डायनेस्टी, है ना, कट्यूरी डायनेस्टी। तो यहाँ पर ये कट्यूरी डायनेस्टी ने इसको, उसके अंदर डेवलपमेंट करता बहुत सारे टेम्पल्स के अंदर बनाए थे। यहाँ पर एक बंदे थे कट्यूरी डायनेस्टी जिसने एस्टेब्लिश करी, दैट इज वासुदेव। वासुदेव। तो आप देखेंगे यहाँ पर ज्योतिर्मठ के अंदर वासुदेव नाम का टेम्पल है, वासुदेव। ठीक है, वासुदेव नाम का टेम्पल है, तो वो इनसे ही रिलेट करके आप इसके अंदर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये समझते हैं, बिटवीन 17th एंड 11th सेंचुरी सी कट्यूरी किंग्स रूल द एरिया ऑफ वेरियस वेरिंग एक्सटेंट फ्रॉम देयर कैपिटल एट कट्यूर। उनकी कैपिटल थी कट्यूर, वैली इन कुमान। ठीक है, कट्यूर वैली थी कुमान के अंदर। ठीक है, कुमान भी एक तरह से उत्तराखंड के अंदर ही है। राइट। फिर यहाँ पर देखिए, कट्यूरी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय द वासुदेव कट्यूरी। ठीक है, और यहाँ पर देखो, इसीलिए यहाँ पर एक जो ज्योतिर्मठ के अंदर, या फिर अभी जोशी मठ पहले बोलते थे, अब ज्योतिर्मठ बोल रहे हैं ना, वासुदेव टेम्पल यहाँ पर है। राइट। वासुदेव वॉज अ बुद्धिस्ट ऑरिजन। अब वासुदेव की भी अलग कहानी है, ये पहले क्या थे, बुद्धिस्ट ऑरिजन थे। पर आदि शंकराचार्य आए, आदि शंकराचार्य ने इनको बताया कि प्रमोट कर रहे हैं ना, ये ब्राह्मणिकल रिलीजन को प्रमोट कर रहा है आदि शंकराचार्य। तो वासुदेव जी बड़े इंस्पायर्ड हुए कि भाई साहब ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, हम तो बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, ब्राह्मणिकल रिलीजन और भी अच्छा है। तो इसने क्या करा, इनको इन्होंने ब्राह्मणिकल रिलीजन को फॉलो कर लिया। तो वासुदेव के बारे में अलग से क्वेश्चन आ सकता है। बुद्धिस्ट ओरिजिन थे बट लेटर फॉलोड ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस, एंड ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस ऑफ कट्यूरी किंग इन जनरल इज समटाइम एट्रीब्यूटेड टू द विगरस कैंपेन ऑफ आदि शंकराचार्य। ठीक है। जोशी मठ वॉज इनिशियल कैपिटल ऑफ द कट्यूर डायनेस्टी। ये क्यों अपन कट्यूर डायनेस्टी पढ़ने लग गए अचानक से, क्यों? क्योंकि ये पहले कैपिटल थी जोशी मठ। ठीक है, एंड लेटर ऑन दे शिफ्टेड टू द कार्टिकेयापुर। कार्टिकेयपुर जो है मॉडर्न डे का बैजनाथ। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने अपना शिफ्ट कर दिया। इट इज बिलीव दैट आदि शंकराचार्य परफॉर्म पिनेंस इन द ज्योतिर्मठ अंडर ए ट्री नोन एज अमर कल्प वृक्ष। ठीक है, तो आदि शंकराचार्य की ने तपस्या करी थी केव के अंदर, और यहाँ पर उन्होंने एक तरह से पिनेंस परफॉर्म करा होगा। ठीक है, अंडर द ट्री। ठीक है, कोई चीज खो गई होगी उनसे गलत, तो उसकी जो होता है ना पिनेंस करना, राइट, मतलब क्या होता है, एक तरह से सजा पाते हैं ना अपने खुद से, अपन सेल्फ सजा दे देते हैं अपने आपको, दैट इज पेनेंस। ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज विंटर अबोर्ड ऑफ द लॉर्ड बद्रीनाथ। लॉर्ड बद्रीनाथ का विंटर अबोर्ड है, मतलब विंटर में लॉर्ड बद्रीनाथ यहाँ पर आता है। इट इज अ बेस कैंप ऑफ द फॉर द माउंटेनियर अटेम्प्टिंग टू क्लाइंब नंदा देवी पीक। नंदा देवी पीक जो भी चढ़ना चाहता है तो उसके लिए बेस कैंप ये होता है। राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आज का अपन इतना ही रखते हैं लेक्चर। 7 बजे आपको क्या मिलेगी, 7 बजे आपको क्लास मिलेगी, एमसीक्यू क्लास। इन्हीं के ऊपर 4-5 एमसीक्यू बनाकर मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपकी अब सब कुछ कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर 5 बजे क्लास आती है, और 5 बजे क्लास आने के बाद फिर 7 बजे आपके पास एक तरह से क्या रहता है, इसके एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अभी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है अपन लोगों का। राइट। ये समय अगर निकल गया तो फिर निकल गया, फिर टाटा बाय बाय, 1.5 साल बाद मिलेंगे फिर आपको।
1.5 साल बाद फिर वही करंट अफेयर्स की सीरीज आपके लिए चलाएंगे, राइट। तो इसलिए अभी मेहनत ज़्यादा करनी है। हम एक और सीरीज हमने स्टार्ट करी है, रॉ नोट्स की सीरीज, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। उसका बेसिक ये है कि बच्चों, देखो अभी इस वक्त आप किताबें उठाओगे और किताबें उठा के पढ़ोगे तो दैट इज़ नॉट राइट, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको इस तरह से पढ़ाई करनी है कि आपका बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम आपके लिए एक रॉ नोट्स की सीरीज लेकर आ रहे हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। उस सीरीज को देख लेना, टॉपिक वाइज सीरीज रखेंगे हम उसको, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, राइट। अभी इस वक्त जो रिक्वायर्ड है ना वो हम आपको दे रहे हैं उसके, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास, थैंक यू सो मच।